हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय विजय पर। लास्ट लेक्चर में हमने हरियाणा इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसके अंतर्गत हमने हरियाणा के इकोनॉमिक्स के अंदर दो इम्पोर्टेंट मुख्य संस्थान जैसे कि HSIIDC के बारे में और हैफेड के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम इसी सीरीज़ के रिगार्डिंग अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2। और जिन भी स्टूडेंट ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा वो चैनल पर जाकर पार्ट नंबर अपलोड किया हुआ है, जाकर पहले वो देखना, उसके बाद PDF डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकलवा के एक बार रिवीजन करने के बाद फिर पार्ट नंबर 2 देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है HKVIB, जिसकी फुल फॉर्म है हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड, तथा हिंदी में से कहते हैं हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। तो एग्ज़ाम में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि HKVIB की फुल फॉर्म क्या होती है। हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड। स्थापना, HKVIB की स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। पंजाब खादी एवं ग्राम उद्योग मंडल अधिनियम 1955 के तहत स्थापना हुई थी 1969 में, और जो अधिनियम था 1955 का। देखते हैं प्रथम अध्यक्ष या फिर चेयरमैन कौन थे। वो थे चौधरी देवीलाल, और वर्तमान में है राजेंद्र कुमार लितानी, जिनका संबंध हरियाणा के हिसार क्षेत्र से है। और पहली महिला जो इसकी अध्यक्ष थी किसकी? HKVIB की, वो थी गार्गी कक्कड़। गार्गी कक्कड़ का संबंध कहाँ से है? गुरुग्राम से, और ये 23वें नंबर की इसकी अध्यक्ष रही थी। खादी को बढ़ावा देने का श्रेय, हरियाणा में खादी को बढ़ावा देने का श्रेय 3 लोगों को जाता है। नंबर 1 चौधरी देवीलाल, गुलजारी लाल नंदा और महेश दत्त शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट, खादी का पुरोधा। खादी का पुरोधा महेश दत्त शर्मा को कहा जाता है, और जिनका संबंध हरियाणा के पानीपत क्षेत्र से है। उद्देश्य, खादी को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। ये 2 इम्पोर्टेंट उद्देश्य हैं किसके? हरियाणा खादी एवं ग्राम विकास बोर्ड के। खादी का ग्रामोद्योग, ग्रामीण औद्योगिक इकाई, लक्ष्य क्या है इसका? 1 लाख तक के निवेश पर एक रोजगार उपलब्ध कराना। और वैधानिक संगठन, ये क्या है? एक वैधानिक संगठन है। वैधानिक संगठन दोस्तों वो होता है जिसकी स्थापना किसी अधिनियम के तहत होती है, और संवैधानिक संगठन वो होता है जिसका जिक्र हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर दिया गया होता है, तो होता है संवैधानिक संगठन। वैधानिक संगठन होता है जिसकी स्थापना किसी अधिनियम के तहत होती है। तो आपने जैसे ऊपर देखा था, अभी बता देते हैं आपको दोबारा से। देखिए, जो आपका ये है HKVIB है, इसकी स्थापना हुई थी 1955 के पंजाब अधिनियम के तहत, इसलिए ये क्या है? एक वैधानिक संगठन है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतम सदस्य संख्या, मतलब कि अगर जो इसका सदस्य बनते हैं तो उसके लिए अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 15 सदस्य होते हैं लगभग, और जिनकी नियुक्ति हरियाणा सरकार के द्वारा की जाती है। खादी हथकरघा उद्योग का उत्पाद भारतीय संस्कृति का प्रतीक खादी को माना जाता है। तो खादी के बारे में 2 इम्पोर्टेंट तथ्य हैं कि हथकरघा उद्योग का उत्पाद और भारतीय संस्कृति का प्रतीक इसको माना जाता है। खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई परियोजनाएं, तो अभी देखेंगे हम जो खादी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने आगामी वर्षों में जितनी भी योजनाएं स्टार्ट की हैं। तो सबसे पहली योजना है ब्याज अनुदान योजना। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है 1 अप्रैल 1987। 1 अप्रैल 1987 में योजना स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या था? 4% लोन की ब्याज राशि ऋणी द्वारा चुकाई जाएगी, और 4% से अधिक लोन की ब्याज राशि HKVIB के द्वारा, खादी बोर्ड के द्वारा चुकाई जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं आपको। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 10% ब्याज पर लोन ले लिया, तो उसमें क्या है? 4% की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे जो ऋण होगा वो तो जिस बंदे ने लोन लिया है उसको चुकाना पड़ेगा, और प्लस जो 6% है, बाकी का 6% आपने टोटल लिया था पूरा 10%। 10% में 4% रेट आपको चुकानी पड़ेगी, और 6% रेट ये खादी बोर्ड चुकाएगा। ये लिख रखा है साफ साफ। इसका मतलब ये है 4% और 4% के 2 सक्सेसिव लग जाते हैं इसमें। योजना नंबर 2, बाजार विकास सहायता योजना। बाजार विकास सहायता योजना, खादी के उत्पादन पर 20% तक की सब्सिडी।
और इसकी योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को योजना की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या था इसका? खादी के उत्पादन पर अगर जो कोई भी व्यक्ति खादी का उत्पादन करेगा तो इस योजना के तहत उसे 20% तक की क्या थी? सब्सिडी दी जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा। वर्कशेड सहायता योजना। वर्कशेड सहायता योजना में क्या था? गरीब शिल्पकारों के लिए शेड बनाने हेतु, मतलब कि जो कोई मान लीजिए गरीब है, बिल्कुल गरीब है, उसके पास पैसे भी नहीं है कि एक ऐसा शिल्पकार जो अपने काम को स्टार्टअप करने के लिए उसके पास मतलब कि जगह तो है बट कोई वो नहीं है, छत नहीं है, तो हरियाणा सरकार वर्कशेड सहायता योजना के तहत जो कुछ राशि देती है, प्रदान करती है। तो देखते हैं वो राशि क्या कुछ देती है। देखिए दोस्तों, 20 वर्ग मीटर पर अगर जो शेड कोई व्यक्ति पाना चाहता है इस योजना के तहत, उसको तो सहायता राशि मिलती है लगभग 60,000 रुपये, 60,000 रुपये, या फिर लागत राशि के लगभग 75% सब्सिडी माना जाता है। अगर जो 10 वर्ग मीटर पर, तो उसमें सहायता राशि मिलती है आपको लगभग 40,000 रुपये, ये भी लगभग 75% सब्सिडी ही इस पर दी जाती है। नेक्स्ट योजना है नेक्स्ट पॉइंट है खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट। तो छूट लगभग शुरुआत 2 अक्टूबर से 108 दिनों तक इसकी लगभग शुरुआत हुई थी। शिल्पकारों को पुरस्कार राशि बाय HKVIB, यानी कि जो खादी बोर्ड है उसके द्वारा जितने भी शिल्पकारों को कुछ राशि प्रदान दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिल्पकार इसमें अपना योगदान, खादी उत्पादन में अपना योगदान दे सकें। तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर जो बात करें, राष्ट्रीय स्तर मतलब कि नेशनल लेवल पर, तो जो फर्स्ट प्राइज़ विनर होते हैं उसको मिलते हैं लगभग 50,000 रुपये, सेकेंड को इसका अदा कर दीजिए 25,000 रुपये। राज्य स्तर पर पहले को 10,000 और सेकंड को 5,000। इसमें शिल्पकारों की श्रेणी में कौन कौन शिल्पकार शामिल होते हैं? फाइबर वाले, चमड़ा, बर्तन, बुनकर, वीवर, मधुमक्खी पालक, ऐसे इसमें सभी मतलब जितने बचे हैं सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट योजना है ग्रामीण रोजगार सृजन योजना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसकी शुरुआत याद रखना आप 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ष 2009 में इसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में जोड़ा गया था। औद्योगिक इकाई पर मैक्सिमम 25 लाख का लोन ये देती है। अगर जो मान लीजिए कोई व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र में एक औद्योगिक इकाई या फिर कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो लगभग 25 लाख रुपए का लोन इस योजना के तहत दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में सब्सिडी, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें सब्सिडी 25% और शहरी क्षेत्र में 15% सब्सिडी इसमें दी जाती है। आपको इतना कुछ याद करने, अगर जो नहीं होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो इसके जो मेन कब स्टार्ट हुई, इसका उद्देश्य क्या था, ये चीज़ याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुफ्रीति योजना। सुफ्रीति योजना जो HKVIB के द्वारा स्टार्ट की गई थी। देख उसको, घाटे में चल रहे उद्योग धंधों को उभारने हेतु यह योजना चलाई गई थी, सुफ्रीति योजना। सुफ्रीति की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। उसके बाद इसके बारे में तो नहीं है बस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामूहिक ऋण योजना, 1 अप्रैल 1995। इसमें क्या 25 लाख के लोन पर सब्सिडी, और ये कब चली, इसका टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 1995 से लेकर 31 मार्च 2002 तक, वर्तमान में कार्यरत नहीं है। नेक्स्ट, प्रथम हर खादी स्टोर पंचकूला 2019। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला हर खादी स्टोर पंचकूला के अंदर 2019 में, और दूसरा है जो ये झज्जर में आपका खुला है। चलते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, हमने जो खादी बोर्ड है उसके बारे में लगभग सभी तथ्य है जो आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सभी डिस्कशन कर लिए। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि इनसे बाहर जितने भी आपने तथ्य पढ़े हैं, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन अगर जो इस टॉपिक से आया, वैसे आएगा क्योंकि नोटिस में साफ साफ दिया है खादी बोर्ड के बारे में, जो आएगा तो जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं पॉइंट्स में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आपसे आज जुड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, GK बाय विजय टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाएं, विज़िट करें, और PDF डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लें। आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अभी हमारे ये खादी तो हो गया पूरा कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, जो आपका नोटिस में साफ साफ दिया है। नेक्स्ट है आपका MSME। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। ठीक है, इसके बारे में आगे देखते हैं। MSME एक्ट, यह आता है आपका एक्ट 2006 में, और मंत्रालय जिसके अंदर ये कार्य करता है वो MSME है।
इसके अलावा जितने भी संस्थान हैं या फिर आगे 2-3 रहते हैं उनको पढ़ेंगे, और सभी के सभी आपके वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। बट ये MSME का याद रखना, ये MSME मंत्रालय के अंदर ही काम करता है, जिसके वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं नारायण राणे और राज्य मंत्री है भानु प्रताप सिंह। उसके बाद देखते हैं MSME का वर्गीकरण। तो MSE का वर्गीकरण लगभग आपका 2 प्रकार से किया जाता है। तो 2 प्रकार कौन कौन से, एक तो निवेश है और एक है कारोबार। तो निवेश और कारोबार के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। नोट, 1 जुलाई 2020 से पहले केवल निवेश के आधार पर किया जाता था, पर वर्तमान में दो भाग हैं, निवेश और सेवा। पहले निवेश और सेवा थे, वर्तमान में इनको निवेश व कारोबार के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं ये क्या है। ये आपको टेबल दी गई, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर बात करें हम निवेश की एक तरफ रख लेते हैं माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। ये आप टेबल से एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखने के बाद बात करें। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम ये उद्योग हैं। अगर जो आप माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम उद्योग के अकॉर्डिंग हैं। सबसे पहले निवेश मतलब कि पैसा जितना आप लगाना चाहते हैं। तो निवेश के आधार पर माइक्रो उद्योग वो होंगे जिनमें लगभग जो बंदा इन्वेस्ट करता है लगभग 1 करोड़ के आसपास। 1 करोड़ से 10 करोड़ तो वो स्मॉल हो जाएगा, और मीडियम हो जाएगा जब वो निवेश करेगा 10 करोड़ से 50 करोड़ तक पैसा जब इन्वेस्ट करेगा तो लगभग आपका मीडियम उद्योग कहलाएगा। कारोबार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 करोड़ माइक्रो होगा, 5 से 50 करोड़ स्मॉल होगा, और 50 से 250 करोड़ की रेंज में हो जाएगा आपका मीडियम। चलते हैं नेक्स्ट, MSME विकास संगठन। तो जो MSME का विकास संस्थान है वो आपका करनाल में, और जो क्षेत्रीय है ये है आपका क्षेत्रीय, मेन है इसका भिवानी में। तो MSME का जो मेन विकास संस्थान है वो है भिवानी में, और एक आपसे पूछेगा क्षेत्रीय, तो क्षेत्रीय यदि पूछे तो करनाल। हरियाणा में कुल उद्योगों का 50% फरीदाबाद में, गुरुग्राम में और यमुनानगर में स्थित है। एंड उद्योगों में पिछड़े जिले जैसे कि मेवात, पलवल, महेंद्रगढ़, ये 3 जिले हरियाणा के ऐसे हैं जो उद्योगों में बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। MSME चैलेंज नंबर 1, MSME को बैंक वित्त की अपर्याप्तता और समय पर आपूर्ति, खरीद की कठिनाई, कच्चा माल विपणन और विपणन चुनौतियाँ मतलब कि मार्केटिंग जो चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती हैं, कुशल श्रमिकों की कमी, रोजगार सृजन इसमें इसी नेक्स्ट पॉइंट है। 30 इसमें वो 3-4 कंडीशंस हैं। 30% कंट्रीब्यूशन इन इंडिया GDP किसका होता है, MSME का होता है। 45% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, नवाचार को बढ़ाना, क्षेत्रीय विकास मतलब कि गाँवों का विकास, समावेशी विकास, भारत का विकास। तो यहाँ पर आपका MSME होता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट संस्थान की तरफ। नेक्स्ट संस्थान है आपका सीज के बारे में भी डिस्कशन की। नेक्स्ट संस्थान है सीज जिसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। डेफिनेशन, एक विशेष निजी क्षेत्र जहां आर्थिक नियत आसान होते हैं और सीज कहलाता है। पहले 5 इसमें लगभग 3 पॉइंट होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। नंबर 1, पहले 5 साल के लिए 100% टोटल प्रॉफिट होगा इसमें। अगले 5 साल के लिए टोटल प्रॉफिट का 50% सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, और अगले लगभग 5 साल के लिए 50% छूट निर्यात लाभ। नो नीड ऑफ आयात लाइसेंस, एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसमें आयात लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो है सीज स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रथम सीज सेटअप ये कांडला गुजरात के अंदर 1965 में स्थापित किया गया था। शारदिक सीज ये आपके तमिलनाडु के अंदर स्थित है, लगभग 48। और भारत में कुल सीज कितने हैं, लगभग 2021 के आंकड़े के अनुसार लगभग 265 भारत के अंदर टोटल सीजों की संख्या है। सीज का एक्ट था 2005 का, और इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 2006 को। तो सीज एक्ट 2005, सीज की स्थापना 10 फरवरी 2006। नेक्स्ट पॉइंट, अक्टूबर 2008 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत का सबसे बड़ा सीज की स्थापना है और झज्जर में हरियाणा के साथ समझौता किया था। तो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा सीज संस्थान आपका झज्जर के अंदर स्थित है, और किसके द्वारा, लगभग अक्टूबर 2018 के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा इसकी स्थापना का उद्देश्य रखा गया था।
तो हरियाणा में अगर जो बात करूँ कुल सीट्स कितने हैं तो 7 हैं, और पहला कौन था, ये था आपका ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम। तो हरियाणा के अंदर टोटल स्पेशल इकोनॉमिकल जोन 7, और पहला ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम। सबसे बड़ा झज्जर के अंदर किसकी सहायता से, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सहायता से अक्टूबर 2018 में। चलते हैं नेक्स्ट संस्थान की तरफ। यहाँ पर आपका सीज होता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट संस्थान की तरफ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट संस्थान है HFC। HFC की फुल फॉर्म होती है हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, हरियाणा वित्तीय निगम, हरियाणा वित्तीय निगम HFC, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1967। 1 अप्रैल 1967 में HFC हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका चंडीगढ़ के अंदर, कहाँ पर है, मुख्यालय इसका है चंडीगढ़ के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक सरकारी समावित्त वाली एजेंसी है। तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा के अंदर एक सहकारी, सरकारी या फिर सहकारी समावित्त वाली एजेंसी, तो है HFC हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। विभाग जिसके अंतर्गत यह काम करता है औद्योगिक एवं वाणिज्यिक मंत्रालय। ये लगभग 6 के आसपास आपके संगठन है जिसमें अगर जो बात की जाए MSME की, इसका विभाग आता है जिसके अंदर ये काम करता है, खुद MSME है। इसके अलावा सभी का जो विभाग है जिसके अंतर्गत ये काम करते हैं उद्योग व वाणिज्यिक मंत्रालय। स्थापना का उद्देश्य, इसकी स्थापना क्यों की गई, छोटे मध्यम व नई औद्योगिक इकाई वाले उद्योगों की स्थापना करना व छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। बल्कि जितने भी छोटे मध्यम उद्योग हैं उनको बड़े तौर पर अच्छा एक्सपेंड करना, या फिर छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे अपना विकास कर सकें। तो यहाँ पर आपका HFC भी होता है कंप्लीट। तो लगभग मैंने आपको जितने भी 6-7 संस्थान थे जो ग्रुप नंबर 56 और 57 के जो नोटिस था, मेन नोटिस था सिलेबस को, उसमें साफ साफ दिए गए थे। आप टेलीग्राम पर नोटिस अवेलेबल है, जाकर एक बार रीड अप भी कर सकते हैं। तो मैंने लगभग ये सभी संस्थान करा दिए हैं, और हरियाणा इकोनॉमी के लगभग 2 पार्ट आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। हरियाणा इकोनॉमी के लगभग एक पार्ट और बचता है जिसमें हरियाणा के एग्रीकल्चर के बारे में, और जैसे कि नाबार्ड बैंक हो गया, रूरल बैंक हो गया, इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन बचता है। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 में ये सब डिस्कशन कर लिए जाएंगे, और आपकी हरियाणा इकोनॉमी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और मेरी गारंटी है इससे लगभग 3 वीडियो से, और जो हरियाणा इकोनॉमिक्स से लगभग आपके 5 क्वेश्चन मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि पूछे जाएंगे। तो 5 में से लगभग 5 के 5 आपको इन्हीं 3 वीडियो में से देखने के लिए मिल सकते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के जस्ट बाद टेलीग्राम चैनल है अपना GK बाय विजय के नाम से, और यूट्यूब चैनल भी है GK बाय विजय के नाम से। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पार्ट 1 का और पार्ट 2 का PDF डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकलवा कर, अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप हैंड राइटेड नोट्स बनाएं फिर उनको पढ़ें। तो आप सिंपली 1 या 2, लगभग इसमें 4 पेज हैं, तो 4-5 रुपये कॉस्ट आएगी। आप प्रिंट निकलवाना, उसको एक बार रीड अप कर लेना, जो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको लगता है इसमें कुछ पॉइंट छोड़ने का, वैसे सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट छोड़ने का नहीं है, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है इसमें। आप कह सकते हैं कि कंटेंट में दम है। तो आप इसको पढ़ें, अच्छे से रिवाइज़ करें, और एग्ज़ाम दे के आएँ, आपका एग्ज़ाम बेस्ट होगा, ठीक है। और अभी लगभग एक वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें CET मेंस की जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से अपने दोस्तों में फैलाना यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।